महाराष्ट्र से आने वाली खबरें लगातार सुर्खियों में है। ऐसा लगता है मानो कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ घटने वाला है, कुछ न कुछ वहां पर होने वाला है। और एक राजनीति के रिपोर्टर होने के नाते हम सब इन खबरों पर अपनी नज़र रखते हैं, लेकिन कुछ नज़र जो है महाराष्ट्र के नेता भी जो है वो रखे हुए हैं। और इन्हीं सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के राज्यसभा के सांसद संजय राउत साहब हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। सर, मेरा पहला सवाल है, आपने कहा कि 15 दिन में बहुत कुछ होने वाला है महाराष्ट्र में, नई शिंदे सरकार गिर जाएगी, इसके पीछे कोई वजह खास? देखिए, वजह तो जरूर होती है। जब इस प्रकार का बयान हमारे तरफ से दिया जाता है या पूछा जाता है तो महाराष्ट्र की स्थिति जो है, राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही नाजुक बनी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 4 दिन के लिए ऑफिशियल लीव पर चले गए हैं आज से। अब राज्य का मुख्यमंत्री, यहाँ इतना कुछ हो रहा है, बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं, पुलिस की दड़पशाही चल रही है, हाँ, और राज्य के मुख्यमंत्री ऑफिशियल लीव लेकर 4 दिन के लिए अपने गांव में सातारा में चले गए, जिसके साथ कोई ही नॉट रीचेबल। अरे, कोई राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह से कोई लीव लेकर जाता है, उसका मतलब है मुख्यमंत्री भी लीव लेकर कुछ नया समीकरण बनाने में जुटे हैं। वहां पॉलिटिकली महाराष्ट्र बहुत अस्थिर है, अनस्टेबल है। राज्य के उप मुख्यमंत्री भी यहाँ नहीं है, मुंबई में नहीं है, वो भी कहाँ है किसी को पता नहीं है। सरकार है या नहीं कोई बता नहीं सकते। 40 लोगों की सरकार है, 40 लोग चले गए। अब तक 1 साल होने को आया है, कैबिनेट का एक्सपांशन नहीं कर पा रहे हैं। अब सबकी नजरें हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या निर्णय आता है। इस सिचुएशन में मैं मानता हूं, जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है, शिवसेना तोड़कर फोड़कर, वो बुमरैंग हुआ है। और ये जो सरकार है, ये जो मुख्यमंत्री है, ये बीजेपी के ऊपर ही बोझ बन गए हैं। कोई फायदा नहीं हुआ है बीजेपी को, ना उनके साथ वोट है, ना लोग है, ना जनता है। आज भी शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे जी के रैली को लाखों लाखों की जो भीड़ हो रही है, उससे फिर एक बार महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होने की जो स्थिति है वो पैदा हो गई है। आपने ये भी कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि शिंदे, माफी चाहता हूं, आपने ये भी कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि अब शिंदे एज ए चीफ मिनिस्टर रहें। हाँ, शिंदे उनको बोझ बन गया है। देखिए, एकनाथ शिंदे कभी भी पब्लिक लीडर नहीं थे, जनता के नेता नहीं थे। ठीक है, 40 लोग उनके साथ चले गए, उसका कारण क्या है सबको मालूम है कि सेंट्रल एजेंसी का दबाव है, पैसे की ताकत है, सब कुछ है। लोग चले गए, एमएलए चले गए या एमपी चले गए, लेकिन जनता नहीं गई। जनता हमारे साथ है, ये बीजेपी देख रही है। आने वाले चुनाव में जनता शिंदे को नहीं, बीजेपी को सबक सिखाएगी, ये वातावरण है। और ये जो 16 एमएलए उनके साथ चले गए हैं, 40 गए हैं, उनमें से 16 का निर्णय सुप्रीम कोर्ट से जब आएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, ये सब लोग डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं। ये डिस्क्वालीफाई हो गए तो सरकार कैसी चलेगी? मुख्यमंत्री भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं डिस्क्वालीफाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी पहले 16 के लिस्ट में है, जिसके खिलाफ हमने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में की है। कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे 2 महीने तक उनकी सुनवाई हुई है। मुख्यमंत्री खुद डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं। उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद क्या होगा, जो मैं बोल रहा हूं, सरकार का डेथ वारंट तैयार है, कब सिग्नेचर होने बाकी है, और क्या है। कौन सी नई सरकार बनेगी फिर? देखिए, तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं आपको बोल सकता हूं कि मुख्यमंत्री बदल सकता है महाराष्ट्र का। बीजेपी शिंदे को नहीं चलाएगी, शिंदे चल भी नहीं। शिंदे को बहुत बड़े घोड़े पर बिठाया, हाथी पर बिठाया, हवाई जहाज में बिठाया, लेकिन शिंदे नहीं चल रहे हैं। तो अघाड़ी की तो सरकार नहीं बनेगी ना सर? तो उनको मुख्यमंत्री बदलना ही पड़ेगा। अघाड़ी की तो सरकार नहीं बन रही है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं, हम बनाने भी नहीं चाहते, लेकिन ये सरकार जाएगी, ये मुख्यमंत्री जाएंगे, ये अभी महाराष्ट्र की जनता नहीं पूरे देश मान चुका है, ये सरकार जा रही है।
तो क्या अघाड़ी का कोई हिस्सा टूट के जा सकता है जो सपोर्ट करे बीजेपी को, ये संभावना? ये अफवाह है, ये जाएगा वो जाएगा, जिसको जाना था वो चले गए। देखिए, बीजेपी की तो कोशिश हमेशा चलती रहती है, जो यूनाइटेड अपोजिशन है उनको तोड़ो और अपनी सरकारें बनाओ, अपनी पार्टी बनाओ। बीजेपी के पास अब ओरिजिनल क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है। शिवसेना को तोड़ दिया, अब एनसीपी को तोड़ने में लगे हैं, कभी कांग्रेस को तोड़ेंगे। अरे खुद की पार्टी बनाइए, खुद के कार्यकर्ताओं का केडर बनाइए, अपने लोग चुनकर लाइए। दूसरों के लोग जो चुनकर आते हैं उनको तोड़कर आप क्या दिखाना चाहते हो? अजीत दादा, पवार की भूमिका पे भी काफी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है सर। देखिए, अजीत दादा पवार जी ने 2 दिन पहले ही स्पष्ट रूप से कहा है, मैं जीऊंगा और मरूंगा नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, मैं आखिरी सांस तक राष्ट्रवादी कांग्रेस में रहूंगा या एनसीपी में रहूंगा। अगर इतनी बात अगर अजीत जी कहते हैं तो हम उनका ऊपर हमेशा विश्वास रखते हैं। हमारे आघाड़ी के एक बड़ा स्तंभ है, महत्वपूर्ण स्तंभ है। आघाड़ी है या नहीं है सर? आघाड़ी है और आघाड़ी रहेगी, क्यों नहीं रहेगी? आघाड़ी में कोई बिगाड़ी नहीं होगा, चिंता मत करिए। लेकिन पवार साहब आघाड़ी की एकता को लेकर के चिंतित हैं। देखिए, पवार साहब ने जो बयान दिया है उस बारे में थोड़ी गलतफहमी है। पवार साहब ने ऐसा कहा है कि हम एक साथ लड़ेंगे, लड़ना चाहते हैं, लेकिन अब तक लोकसभा का सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, और जब तक सीट शेयरिंग नहीं होता है तब तक इस प्रकार की भावना लोग बोलते हैं कि क्या हम साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे। लेकिन पवार साहब ने कल पूरी तरह से स्पष्ट रूप से क्लैरिफिकेशन किया है, हम एक साथ था, एक साथ रहेंगे। क्योंकि महाविकास आघाड़ी के नायक ही शरद पवार साहब है, उद्धव ठाकरे साहब है, या वहाँ राहुल गांधी जी है, सभी ने मिलकर आघाड़ी बनाई है। उसमें पवार साहब का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। मुंबई में 1 मई को जो मीटिंग हो रहा है उसमें क्या पवार साहब रहेंगे? आप लोग की बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। देखिए, मुंबई की रैली का आयोजन शिवसेना कर रही है। मुंबई का जो रैली है 1 मई का, महाराष्ट्र दिन है, महाराष्ट्र का स्थापना दिन बोलते हैं उसे। 1 मई को महाराष्ट्र का निर्माण हुआ था। तो हमारे लिए इस दिन का बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। तो बीकेसी में जो रैली हुई उसका आयोजन होस्ट शिवसेना है, और अब तक शरद पवार साहब किसी रैली में आए नहीं। उद्धव ठाकरे जी, अजित पवार जी, नाना पटोले जी, ये 3 ही प्रमुख नेता मंच पर रहते हैं। तो ये जो इसका मतलब पवार साहब के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं वो गलत है, आपका ये कहना है? डेफिनेटली गलत है। मैं ये खुद दावे के साथ आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पवार साहब और हम सब लोग एक साथ रहेंगे और एक साथ चुनाव लड़ेंगे। ये डर है बीजेपी को महाराष्ट्र के बारे में। अगर ये आघाड़ी चुनाव में उतरती है यूनाइटेड बनकर, तो लोकसभा में बीजेपी को 10 सीटें मिलना मुश्किल है, ये मालूम है। और विधानसभा में ये आघाड़ी अगर रहेगी तो मिनिमम कम से कम 185 सीट विधानसभा के हम जीत लेंगे। राउत सर, एक आपके बारे में टिप्पणी की है उप मुख्यमंत्री ने, आप उसका जवाब देना चाहेंगे? बोलिए। आपके बयानों पे उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो सुबह 9 बजे हाई हो जाते हैं। अभी ऐसा है कि मैं तो किसी को बुलाता नहीं हूं कि मुझे कुछ बयान देना है, मुझे कुछ बोलना, लेकिन डर है उनके मन में। हमारी बातों का डर लगता है, हमारे संगठन का डर लगता है, हमारे आघाड़ी का डर लगता है। इसीलिए ये डर के मारे हमारे खिलाफ इस प्रकार के बयान देते हैं। इस देश में, खास करके महाराष्ट्र में, ये जो सरकार है ये सरकार भी मोदी जी के नक्शे कदम चलती है। जो विरोधी लोग हैं, विरोधी नेता है, उनके बोलने पर रोक लगाना चाहते हैं। ये संजय राउत का डर है, ये आघाड़ी का डर है, ये उद्धव ठाकरे जी का डर है। ये डरते हैं, लेकिन डर अच्छा है, डर होना चाहिए। वेणुगोपाल जी की आप लोगों से मुलाकात हुई, उद्धव जी से उनकी मुलाकात हुई, तो क्या कांग्रेस के साथ अब रिश्ते सामान्य हो गए हैं? क्या सावरकर का इशू जो है अब बैक बर्नर पे है? बात ऐसी है, केसी वेणुगोपाल जी है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, महासचिव है,
और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की तरफ से वो उद्धव जी को मिले हैं। और बहुत सी चर्चा हो गई राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र के बारे में, आने वाली चुनाव के बारे में, और उद्धव जी को पूरा समर्थन देने के बाद कि जिस संकट की घड़ी से हम लोग गुजर रहे थे और है आज भी मेरी पार्टी, तो वेणुगोपाल जी ने कहा कि ये हमारा आपके साथ रहने का जो निर्णय है, पूरा समर्थन हम आपको देने जा रहे हैं और जरूर आने वाले दिनों में बातचीत जारी रहेगी। राहुल गांधी भी आएंगे मिलने? राहुल जी और उद्धव जी की एक मीटिंग हो सकती है। हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे राहुल जी? और वो कहेंगे कि सावरकर के मुद्दे पर अब मैं कभी नहीं बोलूंगा। देखिए वो बात, देखिए वीर सावरकर की हमारी एक भूमिका है, वो हमारी पार्टी की और महाराष्ट्र की भूमिका है, उससे तो हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। वीर सावरकर हमारे लिए हमेशा एक आदर्श रहे हैं, एक आइडल रहे हैं, और हमने तो बार बार बीजेपी को कहा है भारत रत्न देकर सम्मान करिए। क्यों नहीं दे रहे? भारत रत्न दीजिए वीर सावरकर को, पूरा मामला खत्म हो जाएगा। एक अंतिम का सवाल है, बारसू में जो रिफाइनरी का विरोध हो रहा है उसमें क्या कहेंगे? यदि ऐसा तो महाराष्ट्र में होगा तो फिर उद्योग कहां से लगेंगे? बात ऐसी है कि कोकण एक ऐसा इलाका है, महाराष्ट्र में कभी भी हमने उद्योग और इंडस्ट्री को विरोध नहीं किया। महाराष्ट्र एक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा एक अच्छा हब है और हमेशा मुंबई से आसपास पूरे शहरों में पूरी इंडस्ट्री लगी हुई है। लेकिन कोकण एक ऐसा इलाका है जहां आम का उत्पादन होता है, जहां मच्छीमारी यानी जो फिशिंग का उत्पादन होता है। इस प्रकार की रिफाइनरी आने से वहां प्रदूषण से पूरा ये जो आम का उत्पादन है या ये मछली का जो निर्माण ये होता है, जो वहां का जो फिशरमैन समाज है, उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आता है। ये स्थानिक लोगों का विरोध है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का विरोध नहीं है। अगर वहां के लोग एक्सेप्ट करते हैं, जी आपने सही कहा, इकोसिस्टम को भारी नुकसान हो सकता, पूरा कोकण को भारी नुकसान होगा, इसलिए वहां के लोग विरोध करते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी उस आंदोलन में नहीं पड़ी है, ये लोगों का विरोध है, समझना चाहिए। चलिए, संजय राउत सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए।